नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मामले को बताया गंभीर। केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की पूछी वजह। 1 फरवरी को अगली सुनवाई। रोहित वेमुला की आत्महत्या पर हैदराबाद से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। छात्रों से बात करने की अंतरिम कुलपति की कोशिश नाकाम। शुक्रवार को हैदराबाद और तेलंगाना बंद का ऐलान। शनि शिंगणापुर में पूजा की इजाजत मांग रही महिलाओं को सियासी समर्थन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। शिंगणापुर ग्राम सभा ने किया विरोध। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 30 कांग्रेसी नेताओं की हत्या में शामिल 3 नक्सली ढेर। नक्सल प्रभावित राज्यों में 17 और आईआरबी के गठन को मंजूरी। और आज से 3 दिन की हड़ताल पर एमसीडी कर्मचारी। वेतन न मिलने से है नाराज। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और केंद्र से मांगा जवाब। और अब पहली खबर। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में हैदराबाद से दिल्ली तक विरोध तेज हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। कांग्रेस के कई नेता भी छात्रों को मांगों के समर्थन में मौन व्रत पर बैठ गए हैं। छात्रों की जो मांगे हैं उनके समर्थन में छात्र वाइस चांसलर की बर्खास्तगी की मांग पर कायम है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद से छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में देश भर से सैकड़ों छात्र संगठन जमा हो रहे हैं। बुधवार को ये विरोध चेन्नई के साथ साथ दिल्ली के जेएनयू में भी दिखा। छात्र वीसी के साथ साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। करीब 60 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। Our demand is only unless until if we are not get our demands, we won't leave our this struggle. Why? Because our first primary demand is VC Upper House should be removed that VC post. Why? Because this is we are doing here as a project just to social justice for Rohit Vemla, not for any compensation or any employment anything. Only for the justice. हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। हालत बिगड़ने पर कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छात्र वीसी अप्पा राव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो रही थी। किसी का बीपी लो हो रहा था, किसी का शुगर लेवल बहुत लो हो रहा था, तो इस वजह से उनको जबरदस्ती लेकर गए हैं। कार्यवाहक वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव की छात्रों से बातचीत की कोशिश भी नाकाम रही। छात्रों ने उन्हें बैरक वापस लौटा दिया। छात्रों को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हनुमंत राव के साथ कई नेता रोहित को इंसाफ दिलाने की मांग पर मौन व्रत पर बैठ गए। आज तक भी उधर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अप्पा राव को सस्पेंड करो बोले तो लीव में गया। क्यों सब अप्पा राव को सस्पेंड नहीं करते? वो ही तो मेन आदमी था। विरोध थमता नहीं दिख रहा है। 29 जनवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने हैदराबाद और तेलंगाना बंद का आह्वान किया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ही छात्रों को निलंबित किया गया था। ये दलित छात्र बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जी और जाने माने समाजशास्त्री जेएनयू में प्रोफेसर विवेक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एक अकेली मांग पर छात्र फिलहाल अड़े हुए हैं वो ये है कि वाइस चांसलर अप्पा राव जो हैं उनको हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि मौके की नज़ाकत को समझते ही उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। आपको लगता है कि इतना काफ़ी नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो छात्र हैं उनको पता है कि जब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर मान लीजिए किसी कार्य के लिए इंस्टिगेट करता है और वो उनको फौरी तौर पर भी कोई रिलीफ नहीं दे पाता है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इससे कम में। और इसलिए उनकी जो डिमांड है वो बर्खास्तगी पर कायम रहेगी बहुत दिनों तक। क्या इसका इंतज़ार नहीं किया जाए कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बिठाई है उसकी रिपोर्ट एक बार आ जाए, वो देखें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कौन आखिर इसमें इन्वॉल्व पाया गया है? नहीं, ये तो बात तय है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसमें
लिप्त है और ये बात बार बार निकल करके सामने आ रही है कि आखिर किस तरह जो है किसी व्यक्ति को उसका वजीफ़ा ना दिया जाए, उसका फेलोशिप ना दिया जाए। तो ये एक मतलब स्व मोटो एक्शन हो सकता है कि आप देखें कि हाँ, उसकी फेलोशिप नहीं रिलीज़ की गई है और इतना तो वो करवा ही सकते थे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बात मुझे लगता है कि एकदम प्रमाणित होती है। तो फिलहाल जो ये ओनस है, जो दबाव है, फिलहाल वो सीधे सीधे सरकार के ऊपर है या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है? क्योंकि वाइस चांसलर तो छुट्टी पे गए हुए हैं, एक्टिंग वाइस चांसलर कह सकते हैं कि भाई मुझसे क्या लेना देना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या ये दबाव सीधे सीधे केंद्र सरकार पर है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए क्या है कि विश्वविद्यालय परिसर में जो माहौल है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वो केवल और ये सेंट्रली विश्वविद्यालय है, ये भी पता है। और वहाँ पर 9 वारदातें इस तरह की और हो चुकी, 9 सुसाइड पहले भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सीरियस इशू है जिसको वहाँ का इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये भी तय है। और इसलिए कहीं ना कहीं बॉल अब केंद्र सरकार के ऊपर दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी का मामला है या फिर आपको लगता है सीधे सीधे जातिवाद का मामला है, या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की जो एक ऑटोनॉमी है, जो उसकी स्वायत्तता है, कहीं ना कहीं उसमें दखल देने की कोशिश की गई? इनमें से कौन सा मामला ऐसा है जिसकी वजह से ये घटना हमारे सामने आई है? देखिए, विश्वविद्यालय के परिसर में कम से कम 4-5 लोग जो है जिम्मेदार हैं, दिखाई पड़ता है इस बात पर। एक तो इंस्टीट्यूशनल हेड, वो तो दिखाई पड़ता है कि उसने क्या निर्णय लिया और कैसे निर्णय लिया। दूसरा, वहाँ के जो छात्र हैं वह किस प्रकार दलितों के साथ और दलित छात्रों के साथ अंतरक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इस बात को, ये बात प्रमाणित होती है कि वो उनको उल्हाना दे रहे थे, वो उनके ऊपर छीटाकशी कस रहे थे। और ये होता भी है, जैसे कैटाई स्टूडेंट, सड्डूज कहा जाता है, सरकारी मेहमान कहा जाता है। तो ये व्याप्त है परिसर में। तीसरी तरफ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी पॉकेट से उनको वजीफा दे रहे हैं, फेलोशिप दे रहे हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बड़ी हकारत की नज़र से देखते हैं वो, इसलिए भी ह्यूमिलेशन महसूस होता है। और फिर करिकुलम जो है पूरा का पूरा विश्वविद्यालय विधा में एक तरह का नया असर्शन उन दलित छात्रों के अंदर है जो अपने आइकन्स को देखना चाहते हैं, अपने हीरो हीरोइंस को देखना चाहते हैं, अपने समाज सुधारकों को देखना चाहते हैं। वो उन पाठ्यक्रमों में नहीं है। और पाठ्यक्रम में नहीं है तो वो मान लेते हैं ठीक है नहीं है, लेकिन हम सेलिब्रेट तो कर सकते हैं उनको, आप प्रांगण में सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम उनका पोस्टर लगा सकते हैं। और उस पोस्टर लगाने पर भी, और जब वो सभा करते हैं उस पर परमिशन लेने जाते हैं, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनको परमिशन नहीं देते हैं। तो उसके बीच में ये लोगों को बाकायदा इंगित किया जाता है और चिन्हित किया जाता है, और उनके प्रति जो है दुर्भावना विश्वविद्यालय परिसर में फैली होती है। और कहीं ना कहीं ये बात भी दर्ज करनी जरूरी है कि रोहित वेमुला की जान जो गई है वो वजह उसकी कोई दलित मुद्दा नहीं था, बल्कि वो एक तरह से एक लिबरल सोसाइटी की परिकल्पना करते हुए कहीं ना कहीं एक ऐसी सोसाइटी जहां बेहतर तरीके से एक जो ख्यालात हैं उनकी आज़ादी हो सके, एक्सप्रेशन का जो है वो आज़ादी हो, उसके तहत जान गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी उठा रहे हैं जानकार कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ये जायज़ है गुस्सा छात्रों का, फिलहाल एक उन्हीं के बीच के एक छात्र की जान गई है और एक सॉलिडेरिटी, एक जिसे कहते हैं एकता ज़रूरी है छात्रों के अंदर। लेकिन क्या कहीं ना कहीं अंदर खाने किसी राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि किसी के राजनीतिक हथियार बन गए हैं ये छात्र, विपक्ष की अगर हम बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर राजनीति 473 विश्वविद्यालय और 71 इंस्टीट्यूशन को मिला करके जो भारत का उच्च शिक्षण संस्थान का एक पूरा का पूरा आडंबर है, अगर उसके परिसर की खोज, और मैं तो चाहूंगा कि एक श्वेत पत्र लाए सरकार, अगर राजनीति सकारात्मक है तो एक श्वेत पत्र की मांग होनी चाहिए जिसपे 471 और 472 जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके परिसर का माहौल क्या है, उनके कॉम्पोजिशन, शिक्षा के कॉम्पोजिशन, जो हमारे उसमें प्रोफेसर्स हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स का कॉम्पोजिशन क्या है। 47 जो हमारे केंद्र विश्वविद्यालय हैं
केंद्र विश्वविद्यालय का एक भी वाइस चांसलर दलित नहीं है और उसमें केवल एक किसी भी ट्राइबल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस समय 47 में एक भी नहीं है। तो अगर ये प्रतिनिधित्व का सवाल है तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत राजनीति तो दिखाई पड़ती है। जब आप उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो किस प्रकार अपॉइंट कर रहे हैं? अगर अपॉइंटमेंट में प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये वहीं से एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है और जब एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है तो नीचे का जो महकमा है वो किस तरह बिहेव करेगा, इस पर हम परिकल्पना नहीं अब कर यहाँ सकते। से ये मुद्दा कहाँ जा रहा है? अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं होती है और ये विरोध प्रदर्शन यूं ही चलते रहते हैं, पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कहाँ जा रहा है? ये दिशा क्या है इसकी? मुझे लगता है सरकार ये जानती है कि छात्र बहुत दिनों तक किसी आंदोलन को सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके भविष्य का मामला है, उनकी पढ़ाई और उनके एग्जाम का मामला है। तो सरकार को ये पता है और इसलिए सरकार ने जैसे FTII में के मसले में देखा आपने कि सरकार टस से मस नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार वैसे कुछ दिखाई पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील जाति का भी मुद्दा इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो हो सकता है सरकार एक जो है लीनियंट व्यू ले करके इसमें अपना निर्णय ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार आपका इस विवेचना के लिए। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर और एक छोटा सा ब्रेक भी। उत्तर भारत में शीतलहर, ठंड से ठिठुरे कई शहर, दुनिया भर में यही हाल, कहीं नदी जमी, कहीं लोग बेहाल। देखिए विशेष कड़ाके की ठंड आज शाम 7:30 बजे। और अब अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मामले को बेहद गंभीर बताया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्र और राज्यपाल से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि इस फैसले की जानकारी उसको नहीं दी गई। मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की वो रिपोर्ट मांगी है जिसको आधार बनाते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। राज्यपाल के वकील ने रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने की अपील की। कोर्ट ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि आप जो राज्यपाल की रिपोर्ट है उसे कोर्ट को दिखाएं और आज उठते समय कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि वो रिपोर्ट और जो अन्य भी रिपोर्टें वहाँ की कानून व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार को राज्यपाल ने भेजी हैं उनको सील्ड कवर में जजेस के यहाँ दे दिया जाए। कांग्रेस की याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसमें राज्य की जनता परेशान है। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। This shows the sinister design of Narendra Modi government to dislodge duly elected Congress, constitutionally elected Congress government in the northeastern state. They wanted to test as an Arunachal as a first case. अरुणाचल में राजनीतिक संकट 16 दिसंबर से चल रहा है। कांग्रेस के 21 और बीजेपी के 11 सदस्यों ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ अस्थायी स्थान पर सत्र कर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया। एक दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी की जगह एक असंतुष्ट कांग्रेस विधायक को नेता चुन लिया। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन फैसलों पर रोक लगा दी। अरुणाचल प्रदेश के सियासी संकट का समाधान अब सबको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि चाहे इस मामले का जो भी फैसला आए, लेकिन वो फैसला आने वाले वक्त में सत्तारूढ़ और विपक्ष सब दलों के लिए एक नज़ीर साबित होगा और साथ ही साथ नए सिरे से राष्ट्रपति शासन लगाने के नियमों को भी परिभाषित करेगा। दिल्ली से कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यसभा टेलीविजन से खास बातचीत की।
सरकार की ओर से बयान ये आ रहे हैं कि 6 महीने की जो एक प्रोसीडिंग होती है, विधानसभा की 2 प्रोसीडिंग्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसका टाइम ज़्यादा हो चुका था और सरकार वहाँ पर उस प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वहाँ पर संवैधानिक संकट था। उसका ये इस बात का है कि 6 महीना पूरा होने से पहले हम लोगों ने सेशन बुलाया था और उस सेशन को जो 14 जनवरी तो 18 जनवरी तक के लिए बुलाया था। उसमें गवर्नर ने अप्रूवल दिया और नोटिस भी इशू हो गया था, लेकिन सडनली हमारा गवर्नर साहब दिल्ली आने के बाद वापस आके उसको प्रीपोन किया गया है, बिना हमसे काउंसिल मिनिस्टर से पूछे वो प्रीपोन कर दिया, 14 जनवरी से 16 दिसंबर कर दिया। तो उसी में वो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी काम गवर्नर ने कर दिया। भाई फिक्सिंग है एजेंडा आइटम, फर्स्ट एजेंडा आइटम फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो उसको हम लोगों ने गवर्नर को कहा कि ये तो गलत है और इसमें हम लोगों ने लीगल एक्सपर्ट्स को भी ओपिनियन लिया था, एडवोकेट जनरल का भी ओपिनियन लिया था। उन्होंने सबका कहना था कि ये ऐसा नहीं कर सकता है गवर्नर। ये आर्टिकल 174(1) का जो उनको जो दिया गया है वो टू काउंसिल मिनिस्टर्स को कंसल्ट करके ही करना होता है। और सेशन लीगल और इलीगल एक बार तो गवर्नर ने पीस करके करवा लिया, वो गलती या सही किया ना गलत किया उसका सुनाई तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब तक वो फैसला नहीं होता है वो कैसे मान लेगा कि 6 महीना का ख़त्म होने से कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ खराब हुआ, वो तो नहीं बोल सकता ना। आपकी विरोधी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वहाँ पे आपकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। सबसे पहले तो गवर्नर कोई किसी ने कंप्लेन दिया, वो कंप्लेन का अनुसार पर हमको कहना चाहिए था कि आपका सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में कुछ कंप्लेन मिला है। तो कंप्लेन तो बीजेपी लोगों ने दिया, 11 बीजेपी लोगों ने कंप्लेन दिया कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो कैसे 11 आदमी कंप्लेन दे सकता है? ठीक है, कंप्लेन दिया, उसको मान भी लिया, तो हमको तो बताओ ना। जब उसके कंप्लेन दिया कि मेजॉरिटी नहीं है तो कम से कम गवर्नर का काम था वो पूरा करना था कि आप मेजॉरिटी प्रूव करके सदन में दिखाओ। तो मेरा काम था कि मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाने का, कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मेरा काम था। तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए मौका ही नहीं दिया। कहाँ मौका दिया? वो तो डायरेक्टली ऑर्डर करके डिप्टी स्पीकर को एम्पावर करके, वो भी डिस्क्वालीफाइड वाला डिप्टी स्पीकर है। जो 14 लोग को ऑलरेडी स्पीकर ने डिस्क्वालीफाइड किया था, उसी को ही फिर डिस्क्वालीफाइड एमएलए को उसको जीवित करके वो उसमें मेक शिफ्ट असेंबली सेशन कराया। हमें बीजेपी लोगों ने, बीजेपी एमएलए 11 और हमारा जो 21 लोग को एक साथ में बांध के रखा ना, मैं एक साथ रखा यहाँ में, हिलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। इसलिए वो बोल रहा कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट, हमारा मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। हम जी हाँ, खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की इजाज़त के लिए आंदोलन कर रही महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसमें भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई भी शामिल थीं। दरअसल मंगलवार को मंदिर में प्रवेश के लिए भूमाता ब्रिगेड ने आंदोलन किया था, लेकिन पुणे से आ रही इन महिलाओं को मंदिर से 70 किलोमीटर दूर सूपा गांव में ही रोक दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर बातचीत से मामला सुलझाने की बात कही थी। उधर शिंगणापुर ग्राम पंचायत ने आज प्रस्ताव पारित कर भूमाता ब्रिगेड की कोशिशों की निंदा की। कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्रवेश देने का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में जितनी भी ऐसी मंदिरें हैं, भारत में ऐसे जितनी भी रिलीजन की मंदिरें हैं जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ पे आप सभी जगह ऐसा एक कायदा बनाइए। उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखिए और जो हमारी मांग है वो बताइए। तो सीएम ने कहा है कि हम जरूर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो महिला हो या पुरुष, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। पूजा का मंदिर, भगवान का मंदिर, भगवान की जगह सब इंसानों के लिए है। वहां लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मार गिराया है। मरने वालों में 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल है। पुलिस को इलाके में माओवादियों के
होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम को जंगल की ओर भेजा था जहां ये मुठभेड़ हुई। तीनों नक्सलियों पर 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया रिजर्व बटालियन की 17 नई टुकड़ियां बनाने का फैसला किया है। ऐसी 5 टुकड़ियां जम्मू कश्मीर के लिए होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड और उड़ीसा में 3-3 और महाराष्ट्र में 2 टुकड़ियां बनेंगी। इनमें स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम में पूंजी 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए करने का फैसला भी किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनेताओं के बुंदेलखंड दौरे तेज हो गए हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सूखे से बुरी तरह प्रभावित बुंदेलखंड का दौरा किया। सबसे पहले जालौन पहुंचे। अखिलेश यादव ने 108 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 36 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का वादा किया। इससे पहले बीते हफ्ते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बुंदेलखंड का दौरा किया था। बुंदेलखंड हमेशा समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता पर रहा और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले सरकार के पूरे कार्यकाल में हर जिले में काम हुआ है। राजधानी दिल्ली में फिर से कचरे का अंबार लगने वाला है। वेतन न मिलने की से नाराज निगम के करीब 1 लाख कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और केंद्र को नोटिस जारी कर वेतन भुगतान में देरी पर जवाब मांगा है। दिल्ली में तीनों निगमों के कर्मचारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी जंतर मंतर पर भी जमा हुए और बकाया वेतन की मांग की। इस बार हड़ताल में सफाई कर्मचारियों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स भी शामिल हैं। लिहाजा कचरा उठाने के साथ दूसरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। सिर्फ सफाई कर्मचारियों की 1 महीने की तनख्वाह भेजकर बोल देते हैं हमने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह दे दी, जबकि निगम में 14-15 जो संगठन, मजदूर संगठन काम कर रहे हैं सभी विभागों के, उन सबकी सैलरी 4-4 महीने से 5-5 महीने से दी गई है। सरकार और निगम के बीच वेतन भुगतान को लेकर खींचतान हमेशा सामने आती रही है। दोनों ही पक्ष हड़ताल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ एमसीडी के 3 कमिश्नरों की मीटिंग थी। मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि नॉन प्लान फंड जिसमें से सारी सैलरीज दी गई है, उस नॉन फंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है, पैसे दिए जा चुके हैं। निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र के साथ राज्य सरकार और निगम को नोटिस जारी करके 2 फरवरी तक जवाब मांगा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 लाख से ज्यादा मछुआरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मछुआरे श्रीलंका से अपनी 75 नौकाएं छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी 18 नावों का मुआवजा भी चाहते हैं। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जयललिता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें राजनीतिक स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26/11 हमले से जुड़ी सुनवाई में पाकिस्तान सरकार की 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी के साथ 6 और लोगों की आवाज़ के नमूने लेने की मांग की गई थी, ताकि उन्हें भारत की तरफ से मिले नमूनों से मिलाया जा सके। इससे पहले सितंबर 2012 में भी कोर्ट दोनों याचिकाओं को खारिज कर चुका था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने जर्मनी की जूलिया जॉर्जेस और चेक रिपब्लिक की कैरोलिना लिस्कोवा को सीधे सेटों में 6-1, 6-0 से हरा दिया। सानिया हिंगिस ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले सेट में विपक्षी जोड़ी को जमने का मौका तक नहीं दिया। विपक्षी जोड़ी पहले सेट में केवल एक ही गेम जीतने में कामयाब रही। दूसरे टेस्ट में सानिया और हिंगिस ने दमदार खेल दिखाते हुए विपक्षी जोड़ी को एक भी गेम नहीं जीतने दिया। सानिया और हिंगिस की जोड़ी की ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार 35वीं जीत रही। 29 जनवरी को होने वाले फाइनल में अब उनका मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त चेक रिपब्लिक की ही 2 खिलाड़ियों एंड्रिया लावाकोवा और लूसी हराडेका से होगा। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप जरूर देखिए देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें संक्षेप में। नमस्कार।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस महकमे के सभी अधिकारियों को संवेदनशील होने की बात कही है। केरल के कोवलम में सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना ही बेहतर पुलिसिंग है। मध्य प्रदेश में मेहर विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक दोनों पार्टियों का गठबंधन उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगा। यहां 13 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 1984 सिख दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर SIT जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हाल ही में दिल्ली सरकार पर इस मामले की फाइलें खोने का आरोप लगा था, जिसे बाद में सरकार ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। मेट्रो का संचालन करने वाली कंपनी ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम में कथित रूप से आत्महत्या करने वाली 3 छात्राओं में से एक छात्रा के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं। बीते शनिवार नेचुरोपैथी की इन छात्राओं के शव कुएं से मिले थे। काठमांडू जाने वाले 2 विमानों को बम की अफवाह के कारण उड़ान भरने से रोक दिया गया। इनमें से एक विमान एयर इंडिया का, जबकि दूसरा विमान जेट एयरवेज का था। इससे पहले शनिवार को भी जेट एयरवेज की उड़ान में बम की अफवाह थी, जिस वजह से उड़ान में 6 घंटे की देरी हुई थी। गोवा में अब पर्यटक हेली टूरिज्म का मजा भी ले सकेंगे और आसमान से पणजी, वास्को, ओल्ड गोवा के खूबसूरत बीच समेत ऐतिहासिक किलों और महलों का दीदार कर सकेंगे। गोवा में 1 फरवरी से हेली टूरिज्म की शुरुआत होगी। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 45 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों पर पड़ोसी मुल्क की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीम इंडिया की जीत पर तिरंगा फहराने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का फैन है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन से उत्साहित था। इंडिया ने एडिलेड में T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हराया था। डेनमार्क की संसद ने देश में आने वाले शरणार्थियों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर किसी शरणार्थी के पास $1,500 की कीमत से ज्यादा का सामान है, तो उसकी देखरेख करने के लिए स्थानीय पुलिस उस सामान को जब्त कर सकती है।